आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो फेडरल कंट्री इंडिया क्यों है, जिसके बारे में हम देखते हैं। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हमने ये पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे जो छोटे देश है, जो स्मॉल कंट्रीज है, उन्होंने किस प्रकार अपने यहाँ की विविधता को संभालने में जो है उनको कितनी मैनी प्रॉब्लम्स आई थी, वो हमने देखा था। जो वहाँ पर डाइवर्सिटी है, यहाँ की जो विविधता है, उनको संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। अब हमारा जो वास्ट कंट्री है, विशाल देश है भारत, उसके बारे में ये सोचते हैं कि यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो यहाँ पर मैनेज करने में कितना प्रयास करना होगा, ये हम सोच सकते हैं। विथ सो मैनी लैंग्वेजेज, रिलीजन्स एंड रीजन्स। अब भारत जैसे विशाल देश में ये काम कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाषाओं, बहुत सारी भाषाओं, लैंग्वेजेज, मैनी रिलीजन्स एंड मैनी रीजन्स, विभिन्न भाषाओं वाले, विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों के लोग यहाँ पर रहते हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में पावर शेयरिंग की क्या व्यवस्था है, वो हम देखते हैं। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करते हैं। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। तो हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, वो बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशंस के परिणाम स्वरूप हुआ था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के कुछ समय बाद ही, सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। आज़ादी के कुछ समय के बाद ही अनेक जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत में इंक्लूड हो गए, भारत में विलीन हो गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड, भारतीय संविधान ने क्या किया, डिक्लेयर किया, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। स्टेट्स ऑफ यूनियन या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको इंडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने डिक्लेयर किया। ऑल्दो, यद्यपि, इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, यद्यपि इसे संघ शब्द नहीं आया है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। जो प्रिंसिपल्स है ऑफ फेडरलिज्म्स, उसके बेस के ऊपर इंडियन यूनियन जो है उसका गठन हुआ है। Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. आइए, हमने ऊपर जो संघीय व्यवस्था की जो 7 फीचर्स के बारे में हमने जो मेंशन किया है, अभी लास्ट क्लास में हमने जो 7 फीचर्स पढ़ी है, उनके ऊपर हम वापस उसको देखते हैं। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के ऊपर लागू होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। संविधान ने ओरिजिनली 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने ओरिजिनली प्रोवाइडेड किया था 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो 2 टायर सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशंस ने ओरिजिनली प्रोवाइडेड किया था। द यूनियन गवर्नमेंट, फर्स्ट है संघ सरकार, संघीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम केंद्र सरकार भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट लेटर, और इसके बाद थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। और पंचायतों को और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। जो थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म है पंचायतों का, म्यूनिसिपैलिटीज का, वाज एडेड, वो भी जोड़ा गया। ये तीसरा स्तर भी हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसमें जोड़ा गया। तीसरे स्तर की जो गवर्नमेंट है वो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। एज इन एनी फेडरेशन, किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह ही दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ पर भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है, सेपरेट ज्यूरिडिक्शंस है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र है। The constitutions clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state governments. तो संविधान में स्पष्ट रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में विधायी अधिकारों का तीन हिस्से में विभाजन किया गया है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी 3 हिस्से में उनको बांटा गया है। अब ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। ये 3 सूचियां किस प्रकार है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। संघ सूची में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट शामिल है वो हम देखते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस of the country, foreign affairs, banking, communications and currency। आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन करना है इनके ऊपर। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के आते हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं, सच एज डिफेंस, रक्षा के मामले, कंट्री के जो डिफेंस के मामले होते हैं वो इसमें यूनियन लिस्ट में आएंगे। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, बैंकिंग, बैंक से संबंधित मामले, कम्युनिकेशंस, संचार, एंड करेंसी, मुद्रा, इस प्रकार के जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो यूनियन लिस्ट में आएंगे। दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की पॉलिसीज की क्यों जरूरत होती है। एक ही तरह की पॉलिसीज, यूनिफॉर्म पॉलिसीज के लिए इस प्रकार इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है ताकि यूनिफॉर्म पॉलिसी रहे हमारे देश में। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज relating to the subject mentioned in the union list। इसके अलावा संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट्स को है। द यूनियन गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज, केवल यूनियन गवर्नमेंट्स लॉ मेक कर सकती है रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर लॉ बनाने का सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट्स को अधिकार है। सेकंड है आपके स्टेट्स लिस्ट, राज्य सूची।
State list contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. राज्य सूची में जो सब्जेक्ट लिए गए हैं वो स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंस वाले हैं, सच एज पुलिस, इस सूची में पुलिस, व्यापार, कॉमर्स वाणिज्य, एग्रीकल्चर कृषि और इरिगेशन सिंचाई। इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है वो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। इस कारण इन विषयों को स्टेट सूची में डाला गया है, स्टेट लिस्ट में इन सब्जेक्ट को डाला गया है। तो आपको इसके ऊपर भी अंडरलाइन करना है। जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है वो है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। The state government alone can make law relating to the subject mentioned in the state list. राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही है, यानी इन विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है। तो कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो केंद्र के साथ राज्य सरकारों के इंटरेस्ट वाले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट्स दोनों की जो साझी दिलचस्पी है, जो सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट है जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, इस प्रकार के जो विषय है जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आएगा। फॉरेस्ट, वन से संबंधित जो भी मामले हैं वो कंकरेंट में आएंगे। ट्रेड यूनियंस, मजदूर संघ, मजदूरों के जो संघ होते हैं वो भी कंकरेंट में आएंगे। मैरिज से संबंधित मामले, या फिर एडॉप्शन, गोद लेने से संबंधित जो भी विषय है, जो भी मामले हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। तो इस पे आपको अंडरलाइन करना है। आ सकता है एडॉप्शन किस में आता है, मैरिज किस में आता है, पहला आया हुआ है क्वेश्चन कंकरेंट। ये मैरिज जो है मैटर जो है कौन सी लिस्ट से रिलेटेड है ये आया था। तो मैरिज, एडॉप्शन, ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये मामले जो है कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपके। Both the union as well as state government can make law on the subject mentioned in this list. इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार बहुत गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट्स को है, यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। यूनियन गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही इसके ऊपर लॉ को बना सकते हैं। जो इस लिस्ट से संबंधित जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर दोनों गवर्नमेंट्स को कानून बनाने का अधिकार है। इफ देयर लार्ज कन्फ्लिक्ट, अगर लार्ज में कन्फ्लिक्ट है, विवाद है। What about subjects that do not fall in any of the three lists? यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो सब्जेक्ट इन
लिस्ट में नहीं है, इन तीनों सूचियों में नहीं है, उनका क्या होता है? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। और इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के जो विषय है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशंस बनने के बाद ये सब्जेक्ट आए हैं, तो इस प्रकार के विषय हम कौन सी सूची में लेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन देयर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो बाकी बचे हुए जो भी सब्जेक्ट है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार जो भी बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट के पास में चले जाते हैं। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal powers to its constituent units। हमने नोट किया है above कि सबको साथ लेकर चलने की नीति, ये होल्डिंग टुगेदर, इस प्रकार की जो नीति है होल्डिंग टुगेदर, सबको साथ लेकर चलने की नीति, ये अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में जो सबऑर्डिनेट जो यूनिट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, उनको इसमें बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। जो नीति फॉर्म की गई है होल्डिंग टुगेदर वाली, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनमें बराबर इक्वल पावर जो है उनको नहीं मिलता है। thus इस प्रकार all states in the Indian Union do not have identical powers। भारतीय संघ के लिए स्टेट्स को भी बराबर अधिकार नहीं है। some states enjoy a special status, कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, विशेष दर्जा प्राप्त है। जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बुक पुरानी है इसलिए अभी जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, लेकिन ये बुक पुरानी होने से इसमें ये बता रखा है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। जम्मू कश्मीर एकमात्र इस प्रकार का स्टेट है जिसका अपना संविधान है। ये पहले की बात है। अब जम्मू कश्मीर के लिए भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो लागू होता है। ये ओल्ड बुक होने से आपको इसमें ये पढ़ना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान है। ये बात रॉन्ग है। Many provisions of the Indian constitutions are not applicable to this state without the approval of the state assembly। तो ये बात भी आप रॉन्ग समझना। Many provisions of the Indian constitutions, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके मैनी प्रोविजंस है, अब वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं इस स्टेट के ऊपर विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली के अप्रूवल के बिना जो मैनी प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो इस राज्य में लागू नहीं होते हैं। ये बात भी रॉन्ग है। तो अब जो है जम्मू कश्मीर में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनके मैनी प्रोविजंस जो है एप्लीकेबल है। ये पुरानी है बुक इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ रहा है। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट, इंडियन जो यहाँ के या जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है, कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। तो यहाँ पर वो एक तो लैंड को बाई नहीं कर सकते हैं और हाउस को भी वो यहाँ पर बाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं वो इस स्टेट में जमीन और मकान नहीं खरीद सकते हैं। तो अब तो खरीद सकते हैं। ये बुक पुरानी होने से जम्मू कश्मीर के बारे में जो यहाँ पर ये
बातें बताई गई है वो अब लागू नहीं होती है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। इसी प्रकार भारत के जो दूसरे स्टेट्स है उनके लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. भारतीय संघ की कुछ यूनिट्स को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. तो यहाँ पर There are some units of the Indian Union. हमारे यहाँ पर कुछ जो एरियाज है, कुछ यूनिट्स है, वो इतने छोटे हैं कि उनको हम इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते हैं, लेकिन which could not be merged with any of the existing states. और इसके अलावा मौजूदा स्टेट्स में भी उनको मर्ज करना संभव नहीं है क्योंकि इनका जो एरियाज है टू स्मॉल, बहुत छोटा है, टू बिकम इन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसलिए उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स हम नहीं बना सकते हैं। और इसके अलावा विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो मौजूदा स्टेट्स है उनमें भी उनको मर्ज करना आसान काम नहीं है। These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. इस प्रकार के जो एरियाज है जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। These territories do not have the powers of a state. तो इन क्षेत्रों को राज्य वाले पावर्स प्राप्त नहीं हैं। जो स्टेट को पावर्स मिले हुए हैं वो टेरिटरीज को प्राप्त नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। तो इन इलाकों का शासन चलाने का जो स्पेशल अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। जो टेरिटरीज है वहाँ का शासन चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में विशेष अधिकार है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। पावर शेयरिंग इसके बीच में यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग का ये जो विभाजन है हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी बात है। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बदलना आसान काम नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है। ये हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है और इनके जो बंटवारे हैं उनको चेंज करना इतना आसान काम नहीं है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है उसको चेंज करना नॉट इजी, इतना आसान काम नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। केवल पार्लियामेंट जो है इस अरेंजमेंट को ऑन इट्स ऑन चेंज नहीं कर सकती है, अकेले ही इस अरेंजमेंट को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है क्योंकि ये क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशंस का, इसलिए हम इसको अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो संसद है वो भी अकेले इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। अब इस अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज है लोकसभा एंड राज्यसभा, वहां पर कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तब तक ये चेंज नहीं किया जा सकता है। एनी चेंज टू इट्स हैज टू बी फर्स्ट पास। एनी चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा उस बिल को
बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर इसको पहले 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कराना अनिवार्य होगा, फिर इस अरेंजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद भी देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। फिर कम से कम आधे राज्यों की जो विधान सभाएं हैं उससे भी मंजूर करवाना पड़ेगा। जो लेजिस्लेचर है स्टेट्स की, टोटल स्टेट्स जो हमारे यहाँ पर है इंडिया में, वहाँ की जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर भी इसको रेटिफाइड कराना पड़ेगा, तब जाके ये अरेंजमेंट चेंज होगा। नेक्स्ट है द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीड्योर्स। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों को इम्प्लीमेंट की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जो जुडिशरी है हमारी न्यायपालिका है वो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल करती है किसमें, इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशंस में वो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। किसके इम्प्लीमेंटेशन में, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो प्रोसीड्योर्स है, उनके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हमारी जो जुडिशरी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, जो पावर शेयरिंग का मामला होता है, पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा, तो डिवीजन ऑफ पावर्स में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो तो यहाँ पर जुडिशरी जो है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजंस। वहाँ पर जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना डिसीजन देते हैं। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय laying taxes in order to carry on the government and the responsibilities against to each of them। इसके अलावा सरकार चलाने के लिए the union and state governments have the power to raise resources by levying taxes, carry on the government। गवर्नमेंट चलाने के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करने के लिए जरूरी एक तो रेवेन्यूज को कलेक्ट करने के लिए या फिर कर लगाने के लिए संसाधन जो भी है उसको जमा करने के अधिकार इन दोनों के पास में हैं, राज्य सरकारों के पास में। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर, दोनों के पास में पावर है। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस। राजस्व की उगाही के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए इनके संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और रिसोर्सेज जमा करने के इनको अधिकार है। Thank you. Have a nice day.